हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी का पेपर फर्स्ट 2022 में जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखते हैं 50 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन है, जिसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन मैनेजिंग ड्रग अब्यूज इन एडोलसेंट। जो एडोलसेंट होते हैं, जो यंग अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं जो बच्चे, वो क्या करते हैं, कभी कभी नशा लेना शुरू कर देते हैं। नशा वो किसी भी कारण ले सकते हैं, या तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या किसी भी कारण से वो क्या कर देते हैं, नशा लेना शुरू कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो वो अप्लाई करें वहाँ पे, ताकि हम उनकी जो नशे की लत है उसे छुड़ा सकें और उनको रिहैबिलिटेट कर सकें। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन की क्या है कि आपसे पूछा गया है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है। वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है आपको बताने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर में आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वैल्यूज? What strategies can be used in fostering value of equality in early childhood? Discuss। ये क्या कह रहा है? जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम उनमें कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी डालने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से डल जाती है और वो लंबे समय तक हमेशा उनके माइंड में रहेगी। एक स्कीमा बना लेता है दिमाग उनका। तो उस सिचुएशन में क्या यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है यूपीएससी आपसे? जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो हम अप्लाई करें और हम उनके बचपन में ही हम उनमें इक्वालिटी का गुण डाल दें, ताकि जो हमारे समाज में असमानता देखने को मिलती है उसको ख़त्म कर सकें। और इस सब में किस किस का रोल होगा? पेरेंट्स का, टीचर का, सोसाइटी का, इन सब के पर्सपेक्टिव में जो है इस आंसर को लिख सकते हैं। ये भी अगेन 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं सी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सी पार्ट। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डीलिंग विद द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी दिमागी बीमारी है उसको कम करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम करा सकते हैं, उसका क्या रोल होगा, ताकि हम जो ह्यूमन की मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी दिमागी बीमारी है, उससे निपट सकें। ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन पेरेंट्स यूज री इन्फोर्समेंट कंटीजेंसीज टू मैनेज देयर चिल्ड्रन एग्रेसिव बिहेवियर। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसा कि हम देखते हैं कि कभी एक बच्चे ने शूट कर दिया अपने प्रिंसिपल को, जो कि बहुत कम उम्र का था। तो इस आज के समय में बच्चों में एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसे सॉल्व करने के लिए माँ बाप का क्या रोल है? अगर माँ बाप जो है यहाँ पर कैसे उनके एग्रेसिव बिहेवियर है उसको लेकर के कोई सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले कर सकता है? माँ बाप इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं? और यही इस क्वेश्चन का मेन पर्पज़ है कि हमें एग्रेसिव बिहेवियर को कम करना है। कैसे कम करेंगे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की परिकल्पना की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसा कि कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को देखते हैं कि रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग है या फिर उसके अगेंस्ट है, उसके प्रो है या फिर उसके अगेंस्ट जा रही है। तो यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस का जो रोल है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई हाइपोथेसिस लेकर के उसमें कोई रिसर्च डाल करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेट द assumptions एंड मेरिट्स ऑफ टू वे एनोवा। टू वे एनोवा में जो assumptions होते हैं वो क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। और नेक्स्ट क्या पूछा है ये आपसे? एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम इन साइकोलॉजिकल रिसर्च
विद एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। साइकोलॉजिकल रिसर्च में इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका एग्जाम्पल देकर हमें बताना है इसको। ठीक है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। डिस्कस लैंग्वेज एक्विजिशन एट डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ द थ्योरीज ऑफ स्किनर एंड चॉम्स्की। ये क्या कह रहा है, स्किनर और चॉम्स्की इन दोनों ने क्या दी है, अपनी जो है कुछ थ्योरी जो है लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में कोट की है। लैंग्वेज इन्होंने क्या क्या है, थ्योरीज जो है दी है, और आपको क्या करना है, उन थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करना है। ठीक है, और आगे क्या पूछा गया है, जब एक बच्चा होता है तो वो जब डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, लैंग्वेज कैसे सीखता है, उसके माइंड हम जो है कुत्ते को कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। मतलब इंसान जो है, इंसान में ही जो है वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है जो कि एक लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो एक्वायर करता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में लिखना है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 का सी पार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन। इमोशन को लेकर के, इमोशन के जो भी शारीरिक संकेतक होते हैं, जो भी शारीरिक संकेत होते हैं, उन्हें हमें बताना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो उसके लिए कितना रिलेवेंट है वो हमें बताना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये क्या कह रहा है, ये अगेन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्या बताना है, इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद द स्टेप्स एंड मेथड इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर के कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं वो लिखने हैं। और क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ह्यूमन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और एक कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पर कई सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर होगा वो फास्ट होगा, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी, लेकिन जहाँ पर इमोशन की बात आएगी, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी, वहाँ कौन आगे रहेगा, ह्यूमन। अब देखते हैं 3 का बी पार्ट। ये कितने नंबर का है, ये है 15 नंबर का। और किस चैप्टर से लिया गया है, पहले चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म इज शेपिंग साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ये क्या कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है और जो फंक्शनलिज्म होता है उसका क्या योगदान है साइकोलॉजी को शेप करने में। थर्ड का सी पार्ट, थर्ड का जो सी क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इज स्लीप अ कॉन्शियस फिनोमिना। जो स्लीप है वो एक कॉन्शियस फिनोमिना है या नहीं, ये पूछ रहा है। इलस्ट्रेट डिफरेंट स्टेट ऑफ स्लीप। स्लीप की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनको बताना है हमें। और क्या करना है, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड रोल इट सर्व इन ह्यूमन लाइफ। हम जो सोते हैं उसका मेन काम क्या है, हम क्यों सोते हैं, इससे हमारे जो लाइफ है हमारी जो लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में जो है हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है अगेन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन ह्यूमन बीइंग बी फुली फंक्शनिंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ये क्या कहता है कि क्या आदमी पूरी तरीके से फंक्शनल हो सकता है। फुली फंक्शनल क्या होगा, 24 घंटे काम करे और वो अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करे, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड।
क्या वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकता है? सेल्फ एक्चुअलाइज तो हो सकता है, लेकिन फुली फंक्शन एक मशीन के जैसे तो नहीं हो सकता। इवेलुएट इट फ्रॉम ह्यूमैनिस्टिक एंड साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्या कहता है कि पर्सनैलिटी का जो ह्यूमैनिस्टिक नज़रिया है, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, और पर्सनैलिटी का जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है, उस वे में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ का बी पार्ट क्या कहता है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड लेबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन एज मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कैन दे बी रिकंसील्ड डिस्कस। ये क्या कह रहा है कि जो लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है या फिर नेचुरल वे में जो एक्सपेरिमेंट होता है, क्या वे दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या वे दोनों बराबर हो सकते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको जो है आप इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल जो होता है उसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्यूरेट होंगे। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हो। अब है फोर्थ का सी पार्ट। ये कितने नंबर का है? ये है 15 मार्क्स का। तो क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल and highlight its relevance for explaining individual differences in memory। ये मेमोरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी क्या, इसमें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? ये पूछ रहा है कि हर व्यक्ति जो होता है उसकी मेमोरी का जो लेवल होता है, उसका रिटेन करने का, याद रखने का जो भी उसका लेवल होता है अलग होता है। हर इंसान जो है, कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होता है, कोई रिटार्डेड होता है, कोई नॉर्मल होता है, तो हर इंसान का अलग होता है। उसकी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अलग हर किसी की अलग होती है। हर कोई यूनिक होता है अपने आप में, ठीक है। तो इसी तरीके से मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो उसका प्रोसेसिंग मॉडल है, मेमोरी के रिलेवेंस में उसका यूज़ बताना है हमें। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इसमें प्रोसेसिंग मॉडल को बता देंगे, फिर उसके बाद में और क्या करेंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंस अलोंग विद मेमोरी वो बता करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स का है? अगेन 50 मार्क्स का, 15 मार्क्स का है ये भी। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंडनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या कह रहा है? जो सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, जो भी एक प्रोसीजर होता है उसका एक्सपेरिमेंट में, इसके रिजल्ट लेके आने में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेके आता है, इसके महत्व को हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डू साइकोलॉजिस्ट कंसेप्चुलाइज क्रिएटिविटी। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं क्रिएटिविटी को कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं? एक्सप्लेन द कन्फ्लुएंस अप्रोच टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की जो कन्फ्लुएंस अप्रोच है उसे एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डू वी नीड 16 फैक्टर्स टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनैलिटी। क्या हमें ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 16 फैक्टर की ज़रूरत होती है? और उसके साथ साथ और क्या बताना है? पर्सनालिटी से जुड़े जो 5 फैक्टर बिग थ्योरी है उसको भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं 5 का डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है? डिस्कस द टेक्निक टू असेस पेशेंट विथ मेमोरी डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को मेमोरी डिसऑर्डर है तो हम किस टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि हम उसको असेस कर सकें। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इमोशनल कॉम्पिटेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी
इमोशनल कॉम्पिटेंस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस होने के। इसे हमें किसके पर्सपेक्टिव में बताना, हमें बताना है इसे स्कूल चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इमोशनली कॉम्पिटेंस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इमोशनली कॉम्पिटेंस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इमोशनली कॉम्पिटेंस होंगे उसके थ्रू ही हमारे अंदर क्या आ पाएंगे, एथिक्स और वैल्यूज़ को हम प्रायोरिटी दे पाएंगे, और जो कि अर्ली स्टेज में लाइफ की बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये जो एथिक्स होता है हमारे साथ जो है लाइफ लॉन्ग चलता है, इसलिए इमोशनल कॉम्पिटेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है देन द इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड। ह्यूमन एटीट्यूड का नेचर बताइए। हाउ इज़ द नॉलेज ऑफ एटीट्यूड चेंज प्रोसेस हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रिलीजियस हार्मनी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ह्यूमन एटीट्यूड की प्रकृति कैसी होती है वो हमें बताना है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भारतीय समाज में हम हारमोनी लेके आ सकते हैं। अगर हारमोनी कैसे लेके आ सकते हैं? हारमोनी ऐसे लेके आ सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं थ्रू ऑफ द नॉलेज, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम एटीट्यूड को बदल सकते हैं और हमारी सोसाइटी में हारमोनी जो है प्रमोट हो सकती है इसके थ्रू। ये इस क्वेश्चन में जो है हमें लिखना है, लेकिन हम करेंगे कैसे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसके बारे में। तो कौन सी टेक्निक, कौन से प्रिंसिपल, क्या स्ट्रेटजी लगाने वाले हो, तो वो इसमें लिखना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? नर्चरिंग सोशल इंटेलिजेंस एट अर्ली डेवलपमेंट। At early stage, not development, at early stage can play a critical role in conflict resolution at the later stages. Explain with the help of example. ये क्या कहता है कि अगर हम लाइफ के अर्ली स्टेज में अपने बच्चों को ऐसा पोषण दें जिसमें वो जो है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता को सीख पाए, उसे लर्न कर, उसका जो अंडरस्टैंडिंग, उसको लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर पाए, तो लेटर स्टेज में उन्हें कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो क्या कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ईजिली रिजोल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है अपनी बहुत अर्ली स्टेज में ही सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसे हमें उदाहरण दे करके समझाना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 का सी पार्ट। इज देयर परसेप्शन विदाउट सेंसेशन। सेंसेशन के बिना क्या परसेप्शन हो सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और इसको लेकर के हमें एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल फैक्ट्स जो है वो देने हैं, एम्पेरिकल एविडेंस हमें जो है यहाँ पर देने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इज इंटेलिजेंस अ यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट कंसेप्ट। क्या जो इंटेलिजेंस है वो एक यूनिवेरिएट कंसेप्ट है या फिर एक मल्टीवेरिएट कंसेप्ट है, हमें ये बताना है। यानी एक चरिये या फिर बहुचरिये कंसेप्ट है, या फिर हमें जो है इन दोनों को बताना है इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में, और इसके साथ साथ क्या बताना है? डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्पेयरमैन एंड जेपी दास थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है जेपी दास की और स्पेयरमैन की, वो हमें यहाँ पर लिखनी है, उसके पर्सपेक्टिव में हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट प्रिंसिपल ऑफ द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पर्सपेक्टिव में कौन से परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन प्रिंसिपल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पर जितने भी प्रिंसिपल हैं हम प्रत्येक को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उन्हें हमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या कहता है? 7 का सी पार्ट। इवेलुएट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द मिड लाइफ ट्रांजिशन अक्रॉस द जेंडर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। अब जेंडर कौन हो सकते हैं? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकते हैं। हर इंसान क्या होता है, जब वो अपनी लाइफ के एक मिड स्टेज में होता है, उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं,
डेवलपमेंटल चेंज होता है, जो किस डेवलपमेंटल चेंज कौन कौन से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है, मेंटल चेंज हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है। इन तीनों के पर्सपेक्टिव में हमें इन जेंडर्स को क्या करना है, इनकी डिफ़िकल्टीज़ को बताना है और इन सब को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। अधिगम केवल अनुकूलन कंडीशनिंग के माध्यम से नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा दूसरों के अवलोकन से भी होता है। बच्चों के दृष्टिकोण से इस कथन का वर्णन कीजिए। बच्चों के लिए प्रेक्षणात्मक अधिगम के गुण और अवगुण क्या हैं? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 का ए पार्ट है जो कि कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। ये क्या कह रहा है कि लर्निंग का क्वेश्चन है। दो तरीके से लर्निंग होती है, एक तो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एक होती है कंडीशनल लर्निंग। तो यहाँ पर जब, जैसा कि हम जानते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से जो बच्चे हैं वो क्या अच्छा सीखते हैं, क्या ख़राब सीखते हैं, और उसके साथ साथ उनका नेगेटिव इम्पैक्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये हमें बताना है। जैसा कि मोबाइल में क्या होती है, एडल्ट वीडियोस भी होती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ से। तो ये जो है एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही वहाँ पर क्या करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं। ये वहाँ पर वो जो है, जो उनके काम की चीज़ नहीं है, अपनी उम्र से पहले की चीज़ें जो है वहाँ पर वो सीख लेते हैं, जो कि गलत है। एक नेगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम इसको लिख सकते हैं इसमें। और इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव और जो पॉइंट्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन का बी पार्ट। डिस्कस द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एथनोलिंग्विस्टिक वाइटलिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी भारत के संदर्भ में हमें क्या बताना है कि जो एथनोलिंग्विस्टिक वाइटलिटी है उनमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं 8 का सी पार्ट। 8 का सी पार्ट क्या कहता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ इफेक्टिव सिविल सर्वेंट? डिस्कस। एक सिविल सर्वेंट को हम इफ़ेक्टिव सिविल सर्वेंट कैसे बना सकते हैं, और हमें क्या कंपेयर करना है इसमें हमें कंपेयर करना है कि जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है और सोशल इंटेलिजेंस है, इन सब का इस्तेमाल करके इन सब से जो है, इन सब की क्या करनी है, हमें कंपेयर करना है और इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, और ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है किसी एक सिविल सर्वेंट के लिए, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये था पेपर का एंड, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।